नमस्कार। 5 अगस्त के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो भारत के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। तख्ता पलट के तुरंत बाद बीएनपी की प्रेसिडेंट खालिदा जिया को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वहां पर मंदिरों पर अटैक किया जाता है, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया जाता है। उसके बाद शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाता है, वहाँ पर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया जाता है। उसके बाद उनकी एक्स्ट्राडिशन की मांग की जाती है ताकि उन्हें बांग्लादेश में सौंप दे भारत और वहाँ पर उनके ऊपर केस चलाया जाए। इन तमाम घटनाओं के बीच जो वहाँ की केयरटेकर गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की, उसने आज जमात इस्लामी पर से बैन हटा लिया है। तो बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि इसकी जो रिपरकशन होने वाली है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जमात इस्लामी के एक इस्लामिक संगठन है, इसका बहुत लंबा इतिहास है। उस सारे इतिहास को देखेंगे, इसके ऊपर बैन क्यों लगा था उसको भी देखेंगे, भारत में इस तरह के संगठन कौन से और इनका क्या इतिहास है, उन सब चीज़ों को एक साथ समझते हैं। तो आज इस पर से बैन हटा दिया गया है। बैन जो हटाया गया है अंतरिम सरकार द्वारा, उनका कहना है कि जो जमात इस्लामी है और इसका जो छात्र शिविर है, जो एक तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है और उसके साथ संबंधित जितने भी एसोसिएट संगठन हैं, उनका किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी से संबंध नहीं मिलता है। जो ये बैन लगाया गया था ये 31 जुलाई को लगाया गया था, जब वहाँ पर छात्र आंदोलन चल रहा था शेख हसीना की गवर्नमेंट के द्वारा। उसको हटा दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ये पॉलिटिकल पार्टी की तरह से इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसका एक लंबा इतिहास है, वो पहले से ही बैन है। वहाँ पर 2013 से उस पार्टी के ऊपर बैन लगा हुआ है। हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को अपहेल्ड किया। तो अभी ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, अभी ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश का क्या फैसला लेगा उसके बाद ये एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। लेकिन उसके बिना भी ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जमात इस्लामी एक तरीके का ऐसा संगठन है जिसका इतिहास एक तरीके से एंटी भारत ही रहा है, प्रो पाकिस्तान रहा है। 1971 का जब युद्ध चल रहा था उस वक्त क्राइसिस था, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, वहाँ पर इसने प्रो पाकिस्तान जो फोर्सेस थी उनका साथ दिया था। और बाद में जो इनके लीडर थे उनको वार क्रिमिनल तक कहा गया था, और उन्होंने अंतिम सांस जो अपनी ली है वो बांग्लादेश की जेलों के अंदर ली है। तो इससे समझा जा सकता है जमात इस्लामी का बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में क्या महत्व है। और भारत के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि भारत ऐसे संगठन से डील करने में उसको मुश्किलात आती है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। और जब ऐसे संस्थान होते हैं, संगठन होते हैं, ये कट्टरपंथी संगठन होते हैं और ये धार्मिक एंगल से बात करते हैं, तो यहाँ पर भारत के लिए जो सिचुएशन है बहुत गंभीर होती जा रही है। उससे पहले एक देखते हैं कि जमात इस्लामी का पूरा इतिहास आखिर है क्या। तो जमात इस्लामी एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक तरीके से संगठन रहा है, जो ओरिजिनली जिसकी स्थापना की जाती है 1941 में लाहौर में, जब अनडिवाइडेड पूरा भारत था, जब पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक हुआ करता था। तो जिसने इसकी संगठन की नींव रखी उस व्यक्ति का नाम था सैयद अब्दुल अला मौदूदी। तो इन्होंने इसकी नींव रखी। एक तरीके से जो इनके टारगेट थे, जो इनके एम है, वहाँ पर क्लियरली लिखे हुए हैं। पैन इस्लामिज़म की बात करते हैं, ये इस्लामिक रिवाइवलिज़म की बात करते हैं कि इस्लाम का पुनरुत्थान होना चाहिए। एंटी कम्युनिज़म है, एंटी जियोनिज़म है, यानी कि ये कम्युनिज़म के भी अगेंस्ट है, ज्यूस्ट हैं, जो ज्यूज़ होते हैं उनके भी खिलाफ हैं, और उसके एंटी इंपीरियलिज़म, एंटी कैपिटलिज्म, कुल चीज़ों के एंटी हैं। और इनका मकसद है केवल एक तरीके से जो इस्लामिक राज्य था उसका उदय कराना। लेकिन फिर भारत आज़ाद हो जाता है, फिर इसके बहुत सारे संगठन बन जाते हैं, पूरे एक दूसरे से उस तरीके से लिंक नहीं कह सकते कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हो, मीटिंग्स होती हो, लेकिन एक दूसरे का ही वो आगे की ब्रांचेस हैं। तो एक जमात इस्लामी हिंद बन जाता है, एक जमात इस्लामी पाकिस्तान रह जाता है, एक जमात इस्लामी बांग्लादेश है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, जिस पर से बैन हटाया गया है। जमात इस्लामी कश्मीर भी है, जमात इस्लामी अफ़गानिस्तान भी है। तो सोच सकते हैं कि जमात इस्लामी एक बहुत बड़ा संगठन है। तो भारत में जो इसकी स्थापना है 1948 में होती है इलाहाबाद में। इनके जो हेड होते हैं उनको अमीर कहा जाता है, जो उस ज़माने की टर्म्स थी अमीर। तो जो अब के अमीर हैं उनका नाम है सैयद सदातुल्ला हुसैनी। तो भारत में अभी फ़िलहाल ये एक्टिव है, पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम नहीं कर सकती, गैर पॉलिटिकल कामों को कर रही है। लेकिन इस पर भी बैन लग चुका है 2 बार। पहली बार लगता है आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 के बीच में, तब इसको हटा दिया जाता है जब आपातकाल ख़त्म होता है। उसके बाद दोबारा लगाया जाता है 1992 में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया कि नहीं, इनके ऊपर बैन ठीक नहीं है, इनको अपना काम करने दो। तो भारत में अभी फ़िलहाल ये एक्टिव है।
वहीं पर देखें तो जो कश्मीर वाली है जमात इस्लामी, उसकी जो असली में स्थापना होती है 1953 में होती है और उसको 2019 28 फरवरी को बैन किया गया है, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो जो संगठन हर देश में बैन होता है, इवन बांग्लादेश में बैन हो रहा है, अभी देखेंगे पाकिस्तान में भी बैन हो रहा है, जम्मू कश्मीर में भी बैन है, तो कुछ कमी होगी उसके अंदर, कुछ तो ऐसी आइडियोलॉजी होगी जो इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के खिलाफ होती है। तो अभी फ़िलहाल देखिए आप वहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। 3 जमात इस्लामी के जो एक्स मेंबर्स हैं उन्होंने अपने नॉमिनेशन भर दिए हैं साउथ कश्मीर से। तो एक्स मेंबर है तो इसका मतलब हम ये रूल आउट नहीं कर सकते कि उनका अब उससे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं, एक तरीके से एक प्रॉक्सी कैंडिडेट है, होंगे ये जमात इस्लामी कश्मीर के ही। तो इन सब बातों को इसलिए मैं कर रहा था कि जमात इस्लामी को केवल बांग्लादेश की नज़र से ना देखा जाए, पूरे सब कॉन्टिनेंट पे उसको समझा जाए कि उसको क्या पकड़ है, क्या डिमांड है। उनकी डिमांड्स वही हैं जो हमने वहाँ पर जमात इस्लामी की देखी। तो ये है शफीकुर रहमान जो इस वक्त अमीर हैं जमात इस्लामी बांग्लादेश के। तो देखिए यहाँ पर जो स्थापना होती है वो 1975 में होती है। जिनकी मैं बात कर रहा था, अब्बास अली खान जो फाउंडर, जिनको बाद में वार क्रिमिनल कहा जाता है, उनके ऊपर दोष लगाया जाता है कि 1971 के समय ये पाकिस्तान फोर्सेस का साथ दे रहे थे और उन्होंने जो अपनी अंतिम सांसें हैं वो भी बांग्लादेश की जेल में ही ली हैं। अब बात करते हैं शफीकुर रहमान के ऊपर आते हैं, क्योंकि जमात इस्लामी के इस वक्त यही अमीर हैं। तो जो ये कहेंगे, जो इनके दिमाग में बातें हैं, उसी से अंदाज़ा होगा कि भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो आगे कैसे चलेंगे। तो इन्होंने आज पहले ही इंटरव्यू दिया था, इन्होंने कहा कि जो फ्लड आया है, ये बात हम मान लेते हैं कि एलिगेशन लग रही थी कि भारत ने जानबूझ के जो गुमती नदी त्रिपुरा में जो डैम है दुमपू डैम, उसके बांध को ज़बरदस्ती खोल दिया और वहाँ पर बांग्लादेश पूरा डूब गया। बांग्लादेश में इस वक्त अगर देखें तो कम से कम 5 मिलियन लोग प्रभावित हैं, यानी कि 50 लाख लोग प्रभावित हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद होती है। तो इनका कहना है कि ये बात पे हम एग्री करते हैं कि भारत ने जानबूझ के नहीं खोला, लेकिन भारत ने हमें जानकारी भी नहीं दी कि उस तरफ इतनी बारिश हो रही है और डैम के ऊपर से पानी जा सकता है, डैम खोलना पड़ सकता है, हमें किसी तरह की वार्निंग नहीं दी गई। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली इन्होंने भारत के ऊपर निशाना तो साधा ही है। तो इससे पता लगता है कि जो इनकी अप्रोच रहेगी, अगर पॉलिटिकल पार्टी की तरह इनको लड़ने का मौका मिलता है तो जो सिनारियो बनने वाला है वो किस तरीके का रहेगा। वहीं पर अगर देखें तो इन्होंने जो डिप्लोमेसी रहेगी उसमें इन्होंने क्लियरली कह दिया कि भारत सिर्फ एक हमारा पड़ोसी देश है, भारत हमारा सर्वोपरि दोस्त नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि केवल हम बांग्लादेश और भारत के कहने पर हम सारे रिश्तों को तोड़ देंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, हम भारत के साथ भी रिश्ता रखेंगे, चीन के साथ भी रखेंगे, यूएसए के साथ भी रखेंगे, नेपाल के साथ भी रखेंगे, भूटान के साथ भी रखेंगे और श्रीलंका और मालदीव्स के साथ भी रखेंगे, म्यांमार के साथ भी रखेंगे, हम सबके साथ रिश्ते रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि केवल भारत के साथ रिश्ते को रखा जाए, इवन हम पाकिस्तान के साथ भी रिश्ता रखेंगे, पुरानी बातों को हम भूल जाएंगे। तो यहाँ से पता लगता है कि पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते रखेंगे तो कुछ न कुछ बात तो ऐसी है जो यहाँ पर उस चीज़ की ओर इंगित कर रही है कि कुछ न कुछ ऐसा प्रो पाकिस्तान वहाँ पर एक बिहेवियर पाकिस्तान में बांग्लादेश में रिवाइव हो रहा है। वहीं पर उनका कहना है कि भारत बहुत इंटरफेयर करता रहा है, इसी कारण से गुस्सा फूटा है स्टूडेंट्स का, जिस पर शेख हसीना का कहना था कि सारी जो मूवमेंट है जमात इस्लामी की खड़ी की हुई है। इनका कहना है कि 2014 में जब बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे थे तो प्रॉपर ब्यूरोक्रेट आते हैं इंडिया से और डिक्टेट करते हैं वहाँ पर किस तरीके से इलेक्शन होगा, कौन सा व्यक्ति लड़ेगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी लड़ेगी। तो उनका कहना है ये हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला था, ऐसी चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, रिश्ते अब बराबरी पे रहेंगे, इंटरफेरेंस के लेवल पे नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम क्लियर देख सकते हैं कि भारत के प्रति जो रवैया रहेगा वो किस तरीके से टोटली चेंज होता जा रहा है शेख हसीना के वहाँ से निकलने के बाद। तो उसी तरीके से और भी बातें हैं बहुत सारी कि इनके जो और संगठन है, छात्र संगठन है, वो किस तरीके से बिहेव करेंगे। जो नॉर्थ ईस्ट हमारा एक पहले ही वहाँ पर इंसर्जेंसी रहती है, नागा इंसर्जेंसी है, मणिपुर में जैसे हालात हैं, रोहिंग्या का इशू एक म्यांमार के साथ है, तो वहाँ पर इनके पास एक मौका है, ये पहले भी करते रहे हैं। जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं उनको वहाँ पर ट्रेनिंग का सामान उपलब्ध कराते हैं, उनको हथियार उपलब्ध कराते हैं, उनको छुपने की जगह देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी बढ़ सकती हैं जब ऐसे संगठन डायरेक्ट पॉलिटिक्स में एंटर होने लग जाएंगे, और नहीं भी होते हैं तो इनडायरेक्ट तरीके से अपनी आइडियोलॉजी से वहाँ पर एक माहौल को बदला जा सकता है।
प्रोपेगेंडा किया जा सकता है, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी बांग्लादेश रिलेशन में, क्योंकि भारत के साथ जो बांग्लादेश की सीमा है वो सबसे लॉन्गेस्ट है, 4096 किलोमीटर है और ये बहुत बड़ी बात है। और हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया है कि ये ऐसी सीमा है, यहाँ पर उस तरीके से नो मैंस लैंड भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बहुत घना बसा हुआ इलाका है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी। तो कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।